हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। और आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि लेक्चर नंबर 9 होगा। क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी नेशनल करंट अफेयर्स के सेगमेंट को कवर किया, इंटरनेशनल रिलेशन के कवर किए हमने, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, और साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक्स के भी सेक्शन को कवर कर लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी सेक्टर होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो सारे सेगमेंट हमने कवर किए थे। और आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे यूपी स्पेशल। और सबसे खास बात होगी इन सभी क्लासों की कि ये जो आपकी वार्षिकी करंट अफेयर्स आती है ई दृष्टि 2024 जो अभी लेटेस्ट आई है, जिसमें जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 का पूरा एक साल का करंट अफेयर्स है। और इसी के साथ घटनासार अर्धवार्षिकी जो 2 वॉल्यूम में आई थी उनको भी कवर किया गया है। तो ये मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, जिसकी वजह से कचरा मटेरियल अलग करके केवल एग्जाम ओरिएंटेड जो मटेरियल है, जो कि पेपर में सीधे प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और जिसमें हमने सारे टॉपिक को कवर किया है, लेकिन हर टॉपिक से जो क्रक्स होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको एक सीक्वेंस में सेट करके हमने तैयार कर लिया है। इससे फायदा क्या हो रहा है कि मल्टीपल टाइम हम रिवीजन कर पा रहे हैं, और दूसरा फायदा कि हम दोनों ही मैगजीन को इस बार वार्षिकी के स्तर पे कवर कर रहे हैं। दोनों मैगजीन की वार्षिकी कवर हो जाएगी, जिससे कोई भी प्रश्न अब आपका बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर सारी क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं और भी अदर अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। वहां पर डिस्कशन ग्रुप भी एक अलग से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ को परचेस करना या इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके वहां से पूरी की पूरी करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स नहीं, प्रिंटेड बुक तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पोस्ट की गई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये जो हैंड रिटन नोट्स की जो हम क्लास कर रहे हैं, इसके आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे अपने यूपी स्पेशल को, और आज की क्लास में हम यूपी स्पेशल कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, 1 जनवरी 2024 को मथुरा में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। कहने का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश में पहला जो है कि बालिकाओं को ओरिएंटेड, यानी कि केवल उसमें बालिकाएं ही पढ़ेंगी, वो सैनिक स्कूल कौन सा खोला गया है, कहां पर खोला गया है, तो मथुरा में खोला गया गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। और इसमें इन बालिकाओं को सैनिक से रिलेटेड जो भी आर्मी रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, जो कोर्स होते हैं, जो डिसिप्लिन होते हैं, वो सभी चीजें संचालित की जाएंगी यहाँ पर कोर्स। तो कहां पर आयोजित किया गया, ये विद्यालय कहां ओपन हुआ है, मथुरा में हुआ है। मैंने यूपी स्पेशल को पॉइंट वाइज लिखा है, और कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे मैंने इसको हेडिंग वाइज भी लिखा है। दूसरा पॉइंट है, 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में 11,100 रुपए, यानी 11,100 करोड़ रुपए की परियोजना को शुरू किया। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी है 22 जनवरी 2024 को। इसी कार्यक्रम को तेजी लाने के लिए मोदी सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े जो है कि प्रोजेक्ट दिए गए, जो हमारे अयोध्या के विकास में सहायक हुए। तो इसमें कुछ और भी इन्होंने कुछ योजनाओं को शुरू किया, परियोजनाओं को शुरू किया, जैसे अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। हालांकि अयोध्या का रेलवे स्टेशन पहले से ही था, लेकिन पहले वो बहुत छोटा स्टेशन था, बहुत डेवलप नहीं था। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात होने लगी, तो अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जिससे विदेशी लोग आएंगे तो अयोध्या में डायरेक्ट फ्लाइट से उतर सकते हैं। फिर रेलवे स्टेशन को बड़ा किया गया, और भी नए नए ट्रैक डेवलप किए गए, ताकि पूरे भारत के कोने कोने से लोग जो भगवान श्री राम को पूजते हैं, वो लोग दर्शन करने आएंगे। तो रेलवे स्टेशन का मतलब एडवांस लेवल होना चाहिए, वेटिंग रूम होना चाहिए, बाकायदा सैनिटेशन होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें अपडेट करके नया रेलवे जंक्शन स्टैब्लिश किया गया। वहीं पे अयोध्या हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। अब महर्षि वाल्मीकि नाम क्यों रखा गया, रामलला क्यों नहीं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने ही तो रामायण लिखी है सबसे पहले, तो उन्हीं के नाम पर, उनके सम्मान में, उनके याद में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया। तो आपसे एक प्रश्न सीधा बन जाएगा कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा, ये किस राज्य में है? अगर राज्य बता के पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो अयोध्या बताना है। वहीं 4 नव विकसित सड़कों को भी जो है कि उद्घाटित किया गया, मतलब राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 4 नई सड़कों का विकास किया गया है, जिसमें उन चारों का नाम रखा गया राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ
और राम जन्मभूमि पथ। ये 4 पथ भी हैं जहां से राम मंदिर को आप डायरेक्टली जा सकते हो, जहां पे आप 4 लेन के रूप में रोड देखोगे, अपने 4 व्हीलर से भी बिल्कुल मंदिर तक जा सकते हो। और इसी के साथ एक वंदे भारत नई ट्रेन शुरू की गई है, जो दरभंगा यानी बिहार से होते हुए, अयोध्या से होते हुए आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी, नई दिल्ली तक। अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई। तो ये भी एक वंदे भारत की ट्रेन का ही है, जो अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से दरभंगा से शुरू होकर नई दिल्ली आनंद विहार तक जाएगी। अगला पॉइंट है इसमें काशी तमिल समागम। काशी तमिल समागम जो कि पिछले साल से शुरू किया गया, तो ये इस बार दूसरा वर्जन था, दूसरा संस्करण था। दिसंबर 2023 में सेकंड संस्करण समापन किया गया। कहां पे? वाराणसी। क्योंकि जब काशी वर्ड यूज किया गया तो काशी होगा, और तमिल का मतलब तमिलनाडु से संबंधित हो गया। तो इस तरीके से काशी और तमिलनाडु, इट मीन उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में ये समागम किया जा रहा है। और किस प्रकार का है ये? भक्ति धार्मिक को आधार बनाकर, जिसमें पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। 2022 में आयोजित किया गया था। सेकंड संस्करण की बात करें इस बार, तो इस संस्करण को मोदी जी ने नमो घाट यानी खिड़किया घाट से शुभारंभ किया गया। नमो घाट आपने वायरल होते हुए देखा होगा, या गूगल पे डालिएगा, जहां पे भगवान शिव की आकृति में जो 2 हाथ करके गंगा जी को नमन करते हैं, ऊपर हाथ जोड़ के, तो दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए लोग नमन करते हैं। जो लोग वाराणसी के आसपास के क्षेत्र के होंगे, या जो कभी वाराणसी घूमने गए होंगे, तो वहां पर उन्होंने देखा होगा ये नमो घाट बनाया गया, जिसका पुराना नाम क्या था? खिड़किया घाट। तो प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में नमो घाट को एस्टैब्लिश किया गया बनारस में, इसका पुराना नाम क्या था, या खिड़किया घाट का नया नाम क्या रखा गया है। इसमें जो ट्रेन चलाई गई है कन्याकुमारी से लेकर वाराणसी तक, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दी गई है। और इस कार्यक्रम को संचालित किसके द्वारा किया था, या इस कार्यक्रम को आयोजित करने की जो जिम्मेदारी दी गई कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, तो कार्यक्रम हेतु IIT मद्रास तमिलनाडु के और BHU वाराणसी को एजेंसी के रूप में नामित किया गया। ये दोनों ही एजेंसियां आपस में सहयोग करके इस आयोजन को संपन्न कराती हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर पे, कि 4 दिसंबर 2023 को, सॉरी 4 दिसंबर नहीं, 4 नंबर का पॉइंट है, दिसंबर 2023 को CM योगी जी के द्वारा गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल, पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि रामगढ़ ताल आपके उत्तर प्रदेश में किस जिले में? तो गोरखपुर में, और बहुत फेमस है ये रामगढ़ ताल। यहाँ पर एक लेक क्वीन क्रूज को लॉन्च किया गया। तो रामगढ़ ताल में क्या? लेक क्वीन क्रूज को मतलब लॉन्च किया गया। बस इतना ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यूपी पीसीएस के द्वारा अक्सर ये होता है करंट अफेयर्स या यूपी स्टैटिक पोर्शन को लेकर लास्ट के 3 मंथ का बहुत पूछते हैं। जैसे अगर फरवरी में पेपर है आपका, तो जनवरी में लगभग पेपर जो है कि प्रिंट किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये अगर आपका 3 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से डेट बाय डेट हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको याद है, तो मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। इसलिए मैंने नेशनल के करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल में, इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड टेक में लास्ट के 3 मंथ के 4 मंथ के तो खूब अच्छे से जो है कि एक्सप्लेन किया है क्लास में। लिखा तो सभी को बहुत बेहतर है 1 साल का, लेकिन डिटेलिंग के साथ मैंने इन चीजों को बताया है ताकि ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। और ये पिछले 8-10 सालों का ट्रेंड है, लास्ट के 3-4 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से पूछता है। और यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्जाम है उसके लिए भी यही मैगजीन हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अलग से कोई भी मैगजीन अब नहीं आएगी इसके लिए, वार्षिकी आ चुकी है। तो आप इसके नोट्स को भी परचेस कर सकते हो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से, और आप बाकी क्लास भी देख सकते हो। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ आपको बुक पढ़नी चाहिए या शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए, जिसमें सारे टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट कवर किए गए हैं। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। 42 नंबर का रामायण मेला, ये हमारे यूपी में 42वें संस्करण था रामायण मेला का, हमेशा से ही यूपी में होता है, जो कि अयोध्या में आयोजित हुआ 14 दिसंबर 2023 को। तो रामायण मेला कहां पर आयोजित हुआ? अयोध्या में। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है कि रामायण मेला हमेशा अयोध्या में होगा, ये यूपी के विभिन्न जिलों में होता है, लेकिन इस बार आपके अयोध्या में हुआ क्योंकि श्री राम मंदिर का उद्घाटन था। तो पूरे भारत के साथ साथ अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश को राममय बनाना था, तो ये एक अच्छा विचार था, इसे अयोध्या में आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार एवं रामायण मेला समिति के सहयोग से आयोजित होता है। तो इसमें सरकारी योगदान भी होता है, सरकारी धनराशि भी इसमें खर्च होती है, और साथ में रामायण मेला समिति। और रामायण मेले का प्रारंभ 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 में, इसलिए ये इसका 42वां संस्करण है। आगे देखते हैं। पूरे भारत का अगर आप देखोगे तो पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र स्टैब्लिश किया रहा है। दूर संचार का मतलब टेलीकम्युनिकेशन, जो आप मोबाइल फोन, वायरलेस रेडियो, इन सब चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन को और एक्सीलेंस करने के लिए भारत का पहला
यूपी का पहला नहीं, भारत का ही पहला जो है कि स्टैब्लिश किया जा रहा है। और कहां पर स्टैब्लिश होगा, तो ये आपके सहारनपुर यूपी में स्थापित होगा। और यह केंद्र 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने का काम करेगा और 6G पर भी शोध रिसर्च करेगा। मतलब क्या हो गया कि अभी जो भारत में 5G अब लॉन्च कर दिया गया, धीरे धीरे आप देखोगे कि भारत में जितने भी नए नए मोबाइल आ रहे हैं, नए सिम आ रहे हैं, वो सभी 5G पर बेस्ड आ रहे हैं। तो उनको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा इस सेंटर के द्वारा। और साथ में जो अगली जनरेशन आ रही है, 6th जनरेशन, उस पर भी काम किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा कि कैसे इसको भारत में जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए। और इसके लिए सहयोग कौन कर रहा है, तो IIT रुड़की का परिसर सहयोग कर रहा है। अब आगे देखते हैं, यूपी को अभी हाल ही में 4 GI टैग मिले हैं। तो इसी के साथ यूपी हमारा पूरे भारत में 2nd नंबर पे आ जाएगा GI टैग की संख्या में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जैसे यूपी के 4 उत्पादों को जो GI टैग मिला है, वो आपको याद होना चाहिए। एक तो बागपत, अमरोहा, कालपी और बाराबंकी। आपको अगर काल्फी नहीं मिलेगा तो काल्पी को हम फर्रुखाबाद भी कहते हैं। फर्रुखाबाद, ध्यान देना, मैं फिरोजाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, फर्रुखाबाद की बात कर रहा हूं। तो बागपत होम फर्निशिंग, क्योंकि यहाँ पे जो घरेलू सामान होते हैं, होम फर्निशिंग वगैरह जो होती हैं, वो यहाँ की फेमस है। अमरोहा की ढोलक बहुत फेमस है यहाँ पर। और काल्पी का हस्त निर्मित कागज, जो हाथों से कागज निर्मित किया था, वो बहुत फेमस है। और बाराबंकी का हैंडलूम, हालांकि हैंडलूम आपके वाराणसी का भी फेमस है, लेकिन वाराणसी के हथकरघे को पहले ही GI टैग मिल चुका है, ये बाराबंकी का हैंडलूम है। तो ये यूपी के 4 लेटेस्ट GI टैग मिले हैं, ये याद रखना है आपको। और इस प्रकार तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर आता है, यूपी 2nd नंबर पे आता है GI टैग की टोटल संख्या में। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा GI टैग किसके पास है, तमिलनाडु के पास। दूसरे नंबर पे कौन आता है, यूपी आता है। और पूरे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको सबसे अधिक एक ही दिन में GI टैग मिले। नेशनल करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था इस चीज को, ये प्रश्न भी आ सकता है। आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा और वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो भी कवर कर लीजिएगा। और इसी से संबंधित एक और GI टैग हमें मिला था अप्रैल 2023 में, जिसको हम लोग कहते हैं कांगड़ा चाय, जो कि कहाँ की है फेमस, हिमाचल प्रदेश की है। इसको यूरोपीय आयोग द्वारा, यूरोपीय यूनियन, जो कि आपका यूरोप के जितने भी देशों के साथ मिलकर 28-29 देश मिलकर एक यूरोपीय यूनियन बनाते हैं, उसमें यूरोपीय आयोग के द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक, यानी यहाँ पे भौगोलिक संकेतक की तो फुल फॉर्म होगी GI, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। लेकिन इस संरक्षित, यानी इसको कहा गया कि कांगड़ा चाय को संरक्षित किया जा रहा है और इसके लिए और प्रयास किया जाएगा। तो ये यूरोपीय आयोग द्वारा भी इसको दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की इस चाय को 2005 में ही हमने GI टैग दे दिया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन यूरोपीय आयोग ने 2023 में इसको संरक्षित भौगोलिक संकेतक के रूप में टाइटल दिया। अब जरा अयोध्या की बात कर लेते हैं। तो अयोध्या के नाम तो इस बार बहुत सारे रिकॉर्ड बन ही रहे हैं। तो उसमें एक और रिकॉर्ड है कि इस बार जो दीपावली हुई थी, अभी दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये तो हर साल ही हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है कि हर साल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाती है। अब अगली बार क्या होगा, 22 लाख की जगह 25 लाख 30 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसका फायदा एक ये होता है कि सबसे पहले जो हमारे दिए बनाने वाले जो कुम्हार लोग होते हैं, उनको फायदा होता है, क्योंकि आसपास के जितने भी क्षेत्र में लोग कुम्हार जो होते हैं दिए बनाते हैं, उनको अधिक से अधिक मुनाफा होता है, अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या में जो है कि दिए तैयार करते हैं। दूसरा, जो रुई से बत्ती बनाते हैं ना, रुई से बाती, वो भी लोगों को फायदा होता है, क्योंकि इतने बाती भी चाहिए हमको। और तीसरा जो है कि फूल डेकोरेट करने वाले लोगों की भी अर्थव्यवस्था। तो देखा जाए तो ये कोई नुकसान नहीं, बल्कि इससे आसपास की जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वो अचानक से गति पकड़ लेती है। आगे देखते हैं यहाँ पर हम सौम्या माथुर, ये क्यों फेमस है भाई, ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि नवंबर 1923 को पूर्वोत्तर रेलवे के पहली महिला महाप्रबंधक का पदभार संभाला। यहाँ पे महिला की छोटी की मात्रा होगी, सही कर लेना। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, गोरखपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमारे 2 रेलवे जोन है। एक तो होता है आपका पूर्वोत्तर रेलवे, उसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में, जहां की जो महाप्रबंधक या महानिदेशक आप कह सकते हैं वो कौन बनी है, सौम्या माथुर बनी है। और एक होता है उत्तर मध्य रेलवे का, जो कि हेडक्वार्टर आपके इलाहाबाद में है। फिर आगे देखते हैं, जनजातीय संग्रहालय को परमिशन मिल चुकी है। 31 अक्टूबर 2023 को मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है योगी सरकार के द्वारा, कि उत्तर प्रदेश के इन 3 जिलों में महाराजगंज, जो कि गोरखपुर के पास है, नेपाल से सीमा साझा करता है, मिर्जापुर को याद रखना और सोनभद्र को याद रखना, ये 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन भारत मतलब यूपी में हमारा एक ऑलरेडी म्यूजियम बन चुका है। इसी तरीके से
यूपी में एक निजी मतलब 4 निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि 3 जो है कि राज्य स्तर के जो विश्वविद्यालय निर्मित होने के लिए भी मंजूरी दी गई थी, जो कि मैंने नेशनल करंट अफेयर्स में पढ़ा दिया था यूपी स्पेशल का, वहां पे भी प्रश्न मैं रिवाइज करा दूं तो एक माँ पाटेश्वरी देवी के नाम से बलरामपुर में खोला जा रहा है, जो कि देवी पाटन मंदिर है, वहां पे बलरामपुर का मंडल आता है। दूसरा जो है आपका माँ विंध्यवासिनी के नाम से मिर्जापुर में खोला जा रहा है, और एक मुरादाबाद के नाम से खोला जा रहा है। तो ये 3 हो गए राज्य स्तर के विश्वविद्यालय जो सरकारी रहेंगे, और वहीं 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी मान्यता दी गई है। तो आपका 10 नवंबर 2023 को 4 नए निजी विश्वविद्यालय खुले हैं। कहाँ कहाँ पे? तो एक होगा केडी विश्वविद्यालय मथुरा, दूसरा गांधी विश्वविद्यालय झांसी, तीसरा अजय गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद, और चौथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे अगर मान लीजिए ये चारों विश्वविद्यालय करके ऑप्शन दे दिया जाता है तो, क्योंकि चंडीगढ़ के नाम से आपको लगेगा पंजाब चंडीगढ़ वहां होगा, यूपी में क्यों खोलेगा, तो उन्नाव में खोला जा रहा है इसको। तो यहां पर ये कंफ्यूजिंग क्रिएट हो सकती है। अगला देखते हैं, लखनऊ की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना को का उद्घाटन किया है गोमती नदी के तट पर, और इसमें आईएनएस गोमती जो है इस संग्रहालय का हिस्सा भी रहेगा, मतलब इस संग्रहालय में उसको रखा जाएगा। आगे देख लेते हैं, और अगला पॉइंट क्या है, भगवान बुद्ध की 51 फुट की प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जा रही है। तो ये भी बस एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है। मिशन महिला सारथी, इसमें क्या किया गया है कि अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे हरी झंडी देकर शुरू किया, जिसमें 51 साधारण BS6 मानक वाली बसों में, जो कि राज्य सरकार की बसें हैं, इसमें महिला ड्राइवर और कंडक्टरों के पद को सौंपा। कहने का मतलब हो गया कि अब जो है कि जो यूपी की सरकारी बसें होती हैं उनमें महिला ड्राइवर भी होंगी और महिला कंडक्टर भी रहेंगी, और शुरू में 51 बसों में ऐसा कार्यक्रम मिशन महिला सारथी के नाम से लॉन्च किया गया है। और आगे देखें, फिर लखनऊ चर्चा में है, क्यों है भाई? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने और ब्राजील के जो राजदूत हैं दो, इसमें कैनेथ नोवग्रा की स्थिति में या उपस्थिति में 3 कंपनियों के मध्य समझौता किया गया, जिसमें एक होता आनंदा डेरी, दूसरा अमेरिया पोजोरोआ और BH एम्ब्रोयोस। ये ब्राजील की बड़ी कंपनी है। इन तीनों के मध्य, या यूं कहें कि ब्राजील और यूपी के मध्य एक समझौता हुआ है, जिससे दुधारू पशुओं के पोषण स्तर में और प्रजनन स्तर में सुधार होगा। तो कहां से किया है उत्तर प्रदेश ने समझौता? ये ब्राजील से किया है। किससे? ब्राजील से। बस यही प्रश्न बनेगा। उत्तर प्रदेश में एक नया अभियान शुरू किया गया, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी कि एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। ये जो है कि उत्तर प्रदेश का अभियान शुरू किया गया। फिर वहीं पे पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा पूरे भारत में, कि ऐसा सोलर एक्सप्रेसवे जो कि पूरे भारत में कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश में। कैसे? जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है दोस्तों, जो कि यूपी के पहले सोलर से एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर सरकार सोलर प्लांट की स्थापना करेगी, जिससे 550 मेगावाट की बिजली उत्पादित होगी। इसमें क्या होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे कुछ दूरी तक साइड में क्या होगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल के माध्यम से यहाँ पे बिजली को प्रोड्यूस किया जाएगा 550 मेगावाट, और उनके आसपास के क्षेत्रों में जो बिजली की आपूर्ति की जाएगी। और यह एक्सप्रेसवे आपके 7 जिलों से होकर गुजरता है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। लगभग 296 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, और इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा 16 जुलाई 2022 को जालौन जिले से किया गया था। कहां से किया गया? जालौन जिले से। अब बरेली की बात करें, यूपी का प्रसिद्ध जिला है। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यूपी का पहला जिला बना। इसे पहली रैंकिंग मिली है। जो परिषदीय विद्यालय होते हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो गई या अपर प्राइमरी हो गई या टीजीटी पीजीटी के लेवल पर होगी, तो यहाँ पर बरेली में स्मार्ट तरीके से पूरी क्लास को संचालित किया गया। और यहाँ पर एक नाथ कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। नाथ क्या है? क्योंकि बरेली को नाथों की नगरी कहा जाता है, जो भगवान के नाम से है। जैसे अलखनाथ, वहां पे एक अलखनाथ मंदिर है, जो हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, पूरे बरेली की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो। वहीं एक मणिनाथ है भगवान शिव के रूप में, तपेश्वर नाथ है, धोपेश्वर नाथ है। तो ये जो पूरा इनको आपस में मिला के नाथ कॉरिडोर को वहां पे डेवलप किया जाएगा। तो ये बरेली से संबंधित हो गया। भदोही क्यों चर्चा में आया? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ यहां पर किया, और ब्रांड कालीन का भी यहां पे लोकार्पण किया। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछता है, जो मैंने यूपी स्पेशल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है, कि कालीन नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन में आपको भदोही अगर मिलेगा तो भदोही को ही टिक करना है, मिर्जापुर को नहीं। मिर्जापुर में कालीन का प्रोडक्शन जरूर होता है, लेकिन हम भदोही नगरी कालीन मतलब कालीन नगरी भदोही को कहते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को।
और अगर आप भी इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, इससे तैयारी करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। वहां से पूरा पेमेंट सिस्टम और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, अदर शॉर्ट नोट्स की भी, जिसे आप परचेस कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। गाजियाबाद की बात करें तो यूपी के हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित की गई है, जो कि ड्रोन शक्ति के नाम से है और ये भारत की पहली है। कहां पर हुई? यूपी के हिंडन एयरपोर्ट में। और इसी शहर में यानी गाजियाबाद में ही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। क्योंकि एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है? जो खाद्य पदार्थ होती है उनको मानक प्रदान करती है, उन खाद्य पदार्थों का जो है कि मुआयना करती है, परीक्षण करती है। तो इनके लिए नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग देने के लिए जो इसके स्टाफ होते हैं, जिनकी ज्वाइनिंग होती है, इसमें जो नौकरी करते हैं, इनके स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए गाजियाबाद में एक सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है भारत का। वाराणसी की बात करें तो मोदी जी ने 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। वाराणसी से 30 एकड़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया, जो कि वाराणसी में ही स्टैब्लिश किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और पुष्करालू उत्सव भी आयोजित हुआ यहीं वाराणसी में, जिसमें 12 पवित्र नदियों की पूजा की जाती है। तो ये वाराणसी में लगातार ये तीनों ही चर्चाएं बनी हुई थी। फिर आगे देखते हैं, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण मोदी जी ने 352 किलोमीटर लंबी जो की है मोदी जी ने किया। विजयपुर औरैया फूलपुर, ये पाइपलाइन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। आरपीए लैब, व्हाट इज आरपीए लैब? तो अगर हम देखें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये जो लैब है आपके गोरखपुर में उद्घाटित की जा रही है। फिर आगे देखें, अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन बीएचयू वाराणसी में किया गया है। जो अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इसका उद्घाटन बीएचयू वाराणसी में किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा आगरा में खोली जाएगी, क्योंकि हमारे यूपी से आलू का सबसे अधिक जो निर्यात होता है, प्रोडक्शन नहीं निर्यात होता है, निर्यात जोन जो हम कहते हैं वो आगरा से ही होता है आलू का। जैसे दशहरी आम की बात करेंगे तो लखनऊ से होता है, मलिहाबाद से। इसी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहां कहीं भी आलू का अनुसंधान केंद्र हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी एक ब्रांच आपके यूपी के आगरा में खोली जाएगी। गांडीव 5 की बात करें तो पुलिस मुख्यालय और लखनऊ में, यानी कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है लखनऊ में, यूपी में यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए इसका प्रयास किया गया। क्या किया गया? गांडीव 5 एक अभ्यास है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इन दोनों के संयुक्त प्रयास से तैयारी की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है इसमें, जो कि लखनऊ पुलिस मुख्यालय में हुई, जिसके माध्यम से जो आतंकी घटनाएं होती हैं उससे निपटने के लिए इसका प्रयास किया जाता है। और आगे देखें, 29 जून व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है सरकार ने, यूपी सरकार ने 29 जून को। फिर यहाँ पे भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया जा रहा है। जो वैदिक थीम, जो कि आपके ऋग्वैदिक, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन पे आधारित एक पार्क बनाया जाएगा, पूरा भारत का जो पहला होगा, जो नोएडा में बनाया जा रहा है। पहला यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ सितंबर 2023 में, जिसका उद्देश्य था राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करना, कि हम उत्तर प्रदेश में किन किन सेवाओं का उत्पादन करते हैं और किन उत्पादों का भी हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन का, उनका एक तरीके से शो किया जाता है, शो ऑफ किया जाता है दिखाने के लिए, ताकि जो अदर कंपनियां हैं या जो अदर राज्य हैं वो हमारे यहाँ उन प्रोडक्शन के लिए निवेश कर सकें। तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो। यूपी का पहला फार्मा पार्क, यानी कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो है, यानी उद्योग, जो दवाइयों की औद्योगिक संबंधी है, तो फार्मा पार्क आपका ललितपुर में खोला जाएगा। आजमगढ़ की बात करेंगे तो अमित शाह जी के द्वारा हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया आजमगढ़ में। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, ये सभी हरिहरपुर घराना से संबंधित थे। और हरिहरपुर इस बार जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे घराने पुराने पूछे जाते थे। ये एक लेटेस्ट है जो चर्चा में आ गया है। तो हरिहरपुर घराना कहाँ से संबंधित है? आजमगढ़ से संबंधित है। वहीं राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की बात करेंगे तो 10 अप्रैल 2023 को लखनऊ में आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिण कोरिया के दो प्रांत के मध्य, जो एक कोई दो प्रांत करके वहां का है दक्षिण कोरिया का, इसके मध्य एक समझौता हुआ जिससे यूपी के छात्र यहां जाकर पढ़ाई कर सकेंगे और वहां की जो कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करेंगी, अर्थात
यूपी में स्पेशली निवेश करेंगी। तो आपने अभी तक यूपी के 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौते पढ़े। पहला ब्राजील से था जो दुधारू पशुओं के पोषण और उसके प्रजनन के लिए था। दूसरा आपने दक्षिण कोरिया से पढ़ा जहां पे एजुकेशन से रिलेटेड है और कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फिर आगे देखते हैं स्कूल चलो अभियान 2023। अप्रैल 2023 को इस अभियान के साथ ही विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का भी शुभारंभ किया गया और इसी अवसर पे मिशन शक्ति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। रेशम कृषि मेले की बात करें तो 30 मार्च 2023 को गोरखपुर में यह आयोजित किया गया रेशम कृषि मेला। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे यूपी में 3 प्रकार की क्वालिटी के रेशम का प्रोडक्शन होता है, जैसे सहतूती रेशम आपके गोरखपुर में, एरी रेशम आपका कानपुर में और टसर रेशम आपका सोनभद्र में। तो ये 3 प्रकार के जो आपके रेशम हैं ये यहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं और रेशम कृषि मेला मार्च 2023 में गोरखपुर में आयोजित किया गया। आगे देखते हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। मोदी जी ने विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च के अवसर पर वाराणसी में इस मिशन को शुरू किया कि वन वर्ल्ड टीबी समिट, और जिसकी थीम रखी गई थी यस वी कैन एंड टीबी, यानी कि जरूर हम सभी इस टीबी को हरा सकते हैं। और इसी दौरान टीबी मुक्त पंचायत पहल भी शुरू की गई। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भारत का जो लक्ष्य है टीबी का उन्मूलन करने का वो 2025 तक है, जबकि वैश्विक लक्ष्य की बात करेंगे तो वो 2030 तक है टीबी का उन्मूलन करने का। फिर आगे देखें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये हमारे 2022 संस्करण जो था वो जो कि तीसरा संस्करण था। 2022 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ ये 3rd संस्करण था पूरे भारत का, जिसका आयोजन इस बार यूपी में किया गया। और यूपी में कहां कहां पे 4 शहरों में, लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में और गौतम बुद्ध नगर में, इन 4 शहरों में किया गया। और इसके साथ एक निशानेबाजी का जो प्रोग्राम था, यानी निशानेबाजी का जो प्रतियोगिता थी वो आपके दिल्ली में आयोजित की गई थी। मुख्यतः आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लखनऊ में आयोजित हुए। आगे देखते कालिंजर महोत्सव की बात करेंगे 2023। 17 फरवरी 2023 को बांदा जिले में आयोजित किया गया था कालिंजर महोत्सव, और सीएम योगी जी ने इसे राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। तो कालिंजर महोत्सव कहाँ पे होता है? बांदा में, क्योंकि बांदा में कालिंजर के नाम का किला है, उसी पर यह महोत्सव होता है और इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जा चुका है। अभी हमने पढ़ा कि जनजातीय संग्रहालय को 3 जिलों में मान्यता मिली, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। लेकिन पहला आदिवासी जन संग्रहालय हमारे यूपी में स्टैब्लिश हो चुका है, जो कि बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव इमिलिया कोडर में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय ओपन हो चुका है। और इसका नाम अलग से अगर आप पढ़ोगे तो थारू जनजातीय संग्रहालय भी कहते हैं, क्योंकि बलरामपुर में जो सबसे अधिक आबादी है थारू जनजाति की, उसका एक छोटा सा गांव है इमिलिया कोडर, वहां पे पहला आदिवासी संग्रहालय ओपन किया गया है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करेंगे तो जनवरी 2023 में राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आत्मरक्षा पहल को शुरू किया गया। तो ये जो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। कहां पर? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा कर सकें। और एक जिला एक खेल, जिसको हम लोग कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ODOS के नाम से भी पूछा जा सकता है, जिसे दिसंबर 2022 में शुरू किया गया। और ये जो योजना है एक जिला एक खेल, जिसके माध्यम से हम हर एक जिले से एक प्रमुख खेलों को हम जो है कि विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, ताकि वहां से हम हर तरीके की खेल की प्रतियोगिता में एक एक अपने प्रतिभागी को जरूर संयुक्त करें और जिले स्तर से, राज्य स्तर से, भारत के स्तर पे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका हम आयोजन करा सके। और उसी तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू की गई थी। फिर आगे देखते हैं, यहां पर 42 नंबर पॉइंट है, IIT कानपुर द्वारा ATMAN यानी एटमन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। ATMAN की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेटर्स। यह मुख्यतः ग्रामीण और शहरी वायु गुणवत्ता अध्ययन पर आधारित है। तो अगर आपसे सीधे पूछ ले ATMAN व्हाट इज, मतलब क्या है ATMAN, तो पहली चीज IIT कानपुर ने इसको डेवलप किया है और ये किससे संबंधित है? एयर क्वालिटी इंडिकेटर से, मतलब वायु की गुणवत्ता से संबंधित ये है। फिर इसी तरीके से यूपी में, अब यहां पर आप 43 नंबर से देखोगे कि घटनासार जो अर्धवार्षिकी मैगजीन आई थी 2 वॉल्यूम में, उसके करंट अफेयर्स के पॉइंट को मैं इसमें अपडेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसमें अपडेट कर रहा हूं। तो यहां देखोगे यूपी सरकार ने बाजरा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव को आयोजित।
तो यहां पर ध्यान रखना है कि श्री अन्न महोत्सव किसके उपयोग को बढ़ावा देगा यूपी में? बाजरा को। और कहां पे आयोजित हुआ? लखनऊ में। और इसी योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दिए जाने वाले जो 35 किलोग्राम राशन होते थे, जिसमें कुछ चावल और कुछ आटा होता, मतलब गेहूं होता था, अब उसके रेशियो को बदल दिया गया है, जिसमें 14 किलोग्राम आपको गेहूं मिलेगा, 11 किलोग्राम आपको चावल मिलेगा और 10 किलोग्राम आपको बाजरा भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जोड़ोगे तो 35 किलोग्राम टोटल हो गया। तो ये धन राशि भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने किलोग्राम अब बाजरा दिया जाएगा राशन कार्ड धारकों को, तो 10 किलोग्राम राशन कार्ड में बाजरा भी दिया जाएगा। वहीं अंतर्देशीय मत्स्य पालन की बात करेंगे तो नवंबर 2023 को अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य यानी मैदानी क्षेत्र में मत्स्य पालन करने के आंकड़ों में देश में यूपी को प्रथम स्थान मिला। अब अगर तटीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो सबसे अधिक मछली का उत्पादन तो आपको समुद्री क्षेत्र से मिलेगा, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है, पश्चिम बंगाल आता है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है अंतर्देशीय, यानी कि जो प्रदेश के अंदर ही करते हैं, यानी जिले के प्रदेश में, चाहे वो नदियों के माध्यम से करें, झीलों के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, वो अंतर्देशीय कहलाता है। तो ऐसे में मछली पालन में, अंतर्देशीय मत्स्य पालन में यूपी पहले स्थान पे आया है। लड़कियों की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी योजना शुरू की गई है। तो सेफ सिटी परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अब यहां पर हम अगला पॉइंट कवर करेंगे। यूपी देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है और यूपी के 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी हैं। अब पहली बात यहां पर क्या आती, जैसे हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे तो कितने यूनिकॉर्न हैं? लगभग 112-115 के आसपास यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कौन बनते हैं? जिनकी जो मार्केट कैपिटल होती है वो $1 अरब से भी अधिक होती है, या हजार अरब डॉलर से अधिक होती है। हाँ, 1000 अरब डॉलर से अधिक होती है, कुछ ऐसी है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मुझे, आप गूगल पे चेक कर लेना। तो इसी तरीके से यूपी में जितने भी यूनिकॉर्न हैं उसमें चौथे नंबर पे आता है पूरे भारत में। जैसे पीडब्ल्यू को आप सुन रहे होंगे, फिजिक्स वाला के नाम से, अलक पांडे जी का, वो स्पेशली यूपी का ही यूनिकॉर्न है, क्योंकि प्रतापगढ़ के रहने वाले अलक पांडे जी या शायद इलाहाबाद के रहने वाले हैं, और उन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया वो हमारे यूपी के लिए है, तो पीडब्ल्यू इसमें आता है। और भी इस तरीके के तो 8 यूनिकॉर्न ऐसे हैं जो भारत में लिस्टेड हैं, जो कि यूपी से समेत हैं, और इस मामले में यूपी हमारा चौथा राज्य बनता है। फिर आगे देखते हैं, यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहां बनेगा? गौतम बुद्ध नगर में। हालांकि अगर मैं कहूं कि भारत का सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो कहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो वो आपके गुजरात में स्टैब्लिश किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी सबसे पहले वही राज्य लेकर आया था, लेकिन यहां पर प्लांट नहीं लग रहा, बल्कि एक सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा जो गौतम बुद्ध नगर में बनेगा, यूपी का पहला होगा। और यूपी के 3 नए शहरों में यूनिटी मॉल खोला जाएगा। ये आपके 31 अक्टूबर को जो सरदार पटेल जी की जो जयंती होती है, तो उसमें यूनिटी दिवस के रूप में हम लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, और उसी अवसर पे यूनिटी मॉल ओपन किया जाएगा 3 जिलों में, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। इन्हें याद रखना है आपको, लखनऊ, वाराणसी, आगरा में। अब आगे देखते हैं, नो नॉनवेज डे। योगी सरकार ने एक नया इनिशिएट किया कि इस दिन हम लोग नो नॉनवेज डे की बात करेंगे। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, मतलब नॉनवेज खाता, तो उसे भी कहा जाएगा कि आप इस दिन नॉनवेज मत खाइए। यूपी सरकार ने 25 नवंबर 2023 को इसे घोषित किया गया है, नो नॉनवेज डे। फिर आगे देखें, डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन सीएम ने झांसी में किया है। डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहां पर किया है? झांसी में किया है। आगे देखते हैं, अभिनीत मौर्य, यहाँ पे मौर्य नहीं, ये मात्रा छूट गई यहाँ पे, अभिनीत मौर्य जो कि हरदोई के रहने वाले हैं, इन्होंने यूरोप के सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने की सफलता हासिल की है। कहां पर ये चढ़ते? यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, उस पर चढ़ने की सफलता हासिल की, और ये हरदोई के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी आपूर्ति करने में 2023 में यूपी में बुलंदशहर जिला शीर्ष पर रहा। ये वही बुलंदशहर है जहां पर आपको नरौरा देखने को मिलता है, न्यूक्लियर प्लांट जो कि यूपी का एकमात्र है, और उसी बुलंदशहर को यह दर्जा दिया गया कि आपने घर घर पाइपलाइन के माध्यम से सबको पानी की आपूर्ति कराई। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका पहला स्थान है। तो इस तरीके से आपने इन सब चीजों को कवर किया, और हमारे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट और बचे हुए हैं, उनको और देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग साइंस को कंप्लीट कर लिए, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कंप्लीट हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो गया, और आर्थिक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अब आपका लास्ट जो सेगमेंट बच रहा है, 2 बच रहे हैं। एक तो अद्यतन, जो कि आगे आपका अपडेटेड पॉइंट होता है, हालांकि उसका 70% इन्हीं करंट अफेयर्स में ही होता है जो हमने
क्लास को कवर कर लिया है। बस यहाँ से एक एक पॉइंट उठा के वो रिवीजन के तौर पे दे दिया जाता है। 20 से 25% कुछ नया होता है तो उसे भी हम लोग पढ़ लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। और एक क्लास आपकी बची है संक्षिप्तियों पे, जिसमें आपका पुरस्कार, खेल और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी चीजें होंगी, जिसकी क्लास भी आपको कल देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारी पूरी क्लास करंट अफेयर्स की कंप्लीट हो जाएगी और यही क्लास आपको यूपी पीसीएस के दौरान भी मिलेगी और यही क्लास आपको इस समय भी मिलेगी। तो ये क्लास सबसे बेस्ट रहेगी आपके 17 मार्च यूपी पीसीएस 2024 के लिए और 11 फरवरी 2024 के आरओ के एग्जाम्स के लिए। यही पीडीएफ सफिशियंट है, बाकी आपको कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो राज्य की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी यहां पर खोली जा रही है। यानी जो एनसीसी कैडेट होते हैं, नेशनल कैडेट कोर, इनको ट्रेनिंग देने के लिए गोरखपुर में राज्य की पहली प्रशिक्षण अकादमी खोली जा रही है। अलीगढ़ का नया नाम रख दिया गया दोस्तों हरिगढ़, अलीगढ़ से बदल के हरिगढ़ कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो है, इसका जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है वो अरविंद कुमार जी को किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? अरविंद कुमार जी को। ये विद्युत रेगुलेटरी जो कमीशन है उसके नए अध्यक्ष होंगे। और आखिरी हमारा यूपी स्पेशल का टॉपिक है, जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन वाराणसी में किया गया। जिला स्तर पे जो ओलंपिक खेल किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वो वाराणसी में इस बार आयोजित किया गया है। और यही हमारा पूरा करंट अफेयर्स का सेगमेंट था, जो आपका लगभग 35 मिनट में कवर हो चुका है। तो इसी तरीके से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी संक्षिप्तियों वाला जो टॉपिक है, जिसमें पुरस्कार और खेल वगैरह सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पे क्लास की अपडेट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे दिया गया है मोर सेक्शन में, वहां पर आप मैसेज करके इस वीडियो को परचेस कर सकते हो, पीडीएफ को, और क्लासेस की यूट्यूब पर आप कर सकते हो रिवीजन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।